विजयनगर एम्पायर। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर के संदर्भ में देखने वाले हैं, जो कि भारत का एक गौरवमयी क्षण था। जब 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब पूरे भारत में तुगलक साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तुगलक साम्राज्य जो कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मदुरई तक विस्तारित हो चुका था। इतना विशाल साम्राज्य संभालने के लिए उस तुगलक साम्राज्य के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी आक्रामक नीतियाँ अपनाई, जिसके कारण पूरे साम्राज्य में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पर मदुरई तक उसने तो साम्राज्य को विस्तारित तो कर लिया, लेकिन उसको संभालने के लिए उसने कई सारी आक्रामक नीतियां अपनाई, जिनमें से सबसे प्रमुख माना जाता 5 प्रमुख गलतियां मानी जाती है, जिनमें से एक है अपनी राजधानी का स्थानांतरण। दिल्ली से ले जाकर दौलताबाद में अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरी इसी प्रकार की दूसरी सबसे बड़ी उसने भूल की थी, वो था टोकन करेंसी को लाना। अर्थात उसने पुराने समय में उसने टोकन करेंसी को भारत में प्रचलित किया, और इसके साथ साथ कराची अभियान में भी उसने कई सारे कितने सैनिक खो दिए, जिसके कारण दक्षिण क्षेत्र एक तरह से बिलगाव की स्थिति उत्पन्न होने लगा। इसी बिलगाव की स्थिति में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में धीरे धीरे एक बिखराव की स्थिति में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों का उद्भव हुआ। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य, जिसे संगम वंश के नाम से दिया गया, इसको तुंगभद्रा नदी के सबसे प्रथमतः इन्होंने अपना क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के आसपास के तटों पर अपना राज्य स्थापित किया, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में। लेकिन और ये दोनों भाई पूरे तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र तटों पर सबसे पहले राज्य स्थापित किया और इसे अपना सबसे उर्वर क्षेत्र के रूप में प्रयोग करने लगे। और इस वंश में, इन दोनों भाइयों द्वारा स्थापित इस वंश में 4 डायनेस्टीज का जन्म हुआ। ये डायनेस्टीज थी, इन्हीं के उत्तराधिकारी डायनेस्टीज थी। इनका नाम था संगम, शुलुवा, तुलुवा और अरबेडू। ये सभी विजयनगर के ही क्रमिक वंशज थे। संगम, सालु, तुलु और अरबेडू, इन सभी शासकों ने लंबे समय तक दक्षिण भारत में शासन किया। ये सबसे आश्चर्य का बात माना जाता है, क्योंकि जिस समय संपूर्ण लंबे समय से भारतीय साम्राज्य में किसी मूल भारतीयों का शासन नहीं स्थापित हुआ था, इन्होंने अपना शासन स्थापित किया तुर्की से अपनी भूमि लेकर। अर्थात पूरे भारत में तुर्की साम्राज्य था और इसके विपरीत इन्होंने पूरे तुंगभद्रा नदी से लेकर पूरे दक्षिण के कन्याकुमारी तक के विशाल क्षेत्र को अपने अधीन किया और पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार अपना शासन संचालित करने लगे। लेकिन भले ही ये शासक जो थे हिंदू थे और भारतीय परंपरा का पालन करते थे, लेकिन ये वास्तव में एक सहिष्णु प्रथा का भी पालन करते थे। अर्थात इन्होंने मुस्लिम के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक प्रजा के लिए भी अपने राज्य में स्थान दिया। यही कारण था कि इनकी सहिष्णुता की नीति के कारण ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सके। और तुर्की शासकों के उपस्थिति में भी इनकी राजधानी विजयनगर थी, जो कि अभी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ही अवस्थित है। इन्होंने जब भारत में शासन स्थापित किया था, उस समय से लेकर लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, जो कि अभी तक आधुनिक काल में इतने समय तक किसी भी आधुनिक से लेकर मध्यकाल तक इतने लंबे समय तक किसी भी हिंदू या फिर मूल भारतीय शासकों ने शासन नहीं किया था। मुगल एम्पायर के दौर में भी ये अपना अस्तित्व बनाए रख सके थे लंबे समय तक। यही नहीं, यहाँ के शासकों के बारे में मुगलों ने भी चर्चा की है, और मुगल काल के प्रारंभिक शासकों तक ये बने रहे थे। मुगल शासक ने भी इस साम्राज्य के बारे में चर्चा की है। और बारबरोसा ने भी विजयनगर रूलर के सेकुलर प्रकृति की चर्चा की है, और उन्होंने बताया है बारबरोसा कि यहाँ के शासक जो थे पंथ निरपेक्ष थे, अर्थात मुस्लिम के साथ साथ किसी ईसाई प्रजा को भी ज़्यादा तंग नहीं करते थे, अर्थात विदेशी नागरिकों को भी जो भी आते थे यहाँ पर उनका सम्मान करते थे और उनको स्थान देते थे। और बारबरोसा ने काफ़ी चर्चा की है विजयनगर के विभिन्न शासकों की यहाँ पर, और इन्होंने पूरे साम्राज्य का भी भ्रमण किया था, विजयनगर साम्राज्य का। इसे मंदिरों का नगर भी कहते हैं विजयनगर को, बारबरोसा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भव्य मंदिर बनवाए थे विजयनगर के शासकों ने।
विजयनगर साम्राज्य, जहाँ जहाँ पर हम्पी जो थी इसकी राजधानी थी, यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला बनी हुई थी। काफ़ी विशाल संख्या में यहाँ पर मंदिर बनवाए गए थे, जिसके बारे में चर्चा तो विभिन्न विदेशी यात्री भी करते हैं। यहाँ का हम्पी शहर, जो कि अब आज भी भारतीय मुद्रा पर छपा हुआ है, इसकी भव्यता का गुणगान करता है, क्योंकि इस विशाल साम्राज्य के विशाल मंदिर ही इसकी भव्यता का गुणगान कर देते हैं। यहाँ की मंदिरों में सबसे बड़ी खासियत थी, विशाल पत्थरों को काटकर बनाई गई थी मंदिर, और ग्रेनाइट पत्थरों का भी उपयोग किया गया था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक सैद ने भी यहाँ पर हम्पी के बारे में चर्चा की है, और इसे विश्व का सबसे भव्य शहर की दर्जा देते हैं हम्पी को अब्दुल रज़ाक। 300 वर्षों का ग्लोरियस इतिहास। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो और बड़ी संख्या में तुर्की दासों से उत्तर भारत को जीत लिया था, उस समय भी बाबर ने इस साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर के शासक थे। और फिर भी उत्तर में मुगल आ चुके थे, फिर भी ये विजयनगर के शासक अपना अस्तित्व सुदृढ़ रूप से बनाए रख सके थे। कृष्णदेव राय, जिसके बारे में चर्चा तो कृष्णदेव राय, जो कि 1471 में जन्मे थे और 1529 तक शासन किए थे, इसके बारे में बाबर ने भी भारत का सबसे महान शासक बताया है। कृष्णदेव राय को मुगल शासक बाबर ने भी भारत का सबसे महान शासक बताया है, क्योंकि उस समय इन्होंने बहमनियों को पराजित किया था। अब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के संदर्भ में देखने वाले हैं। विजयनगर के पॉलिटिकल हिस्ट्री के संदर्भ में देख लेते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के सबसे प्रथम शासक हरिहर प्रथम थे, जो कि 1336 से 1356 तक शासन किए थे। हरिहर प्रथम, जो कि विजयनगर के फर्स्ट शासक थे। इन्होंने होयसल राज्य के क्षेत्र में अपना प्रारंभिक बिंदु शुरू किया और उसे अपना क्षेत्र बना लिया, होयसलों से क्षेत्र छीना। इसके बाद से शासक बने उनके ही छोटे भाई बुक्का राया। 1356 से 1377 तक शासन किया बुक्का राया ने, और मदुरई तक को विजित कर लिया। बुक्का राया ने मदुरई तक को जीता 1356 से 1377 के बीच में, जो कि हरिहर के युद्ध नीतियों से परिचित थे और उनके सहभागी रह चुके थे, इसीलिए इन्हें ज़्यादा अनुभव था, और इसी अनुभव के बल पर उन्होंने मदुरई से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को जीता। तुगलक डायनेस्टी जब अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और उसी को डिक्लाइन करते हुए इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र को जीत लिया। बहमनी भी इस समय जन्म लेने लगे थे बुक्का के समय में, और सबसे बड़ी समस्या यही बनकर बहमनी सल्तनत, जो कि तुर्की साम्राज्य से ही क्षेत्र लेकर आगे बढ़ रहे थे। इनके ही उत्तर में इनके विस्तार को रोकने के बैरियर के रूप में एक तरह से बहमनियों ने काम किया था। 13वीं तुंगभद्रा दोआब में को लेकर इनके बीच में दो मुद्दे को लेकर विवाद था। एक तो था तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब, और दूसरा था कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, और तीसरा था कोंकण का क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर इन सबके बीच में विवाद था। इन्हीं के कारण तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण का विवाद सबसे बड़ा था। और कोंकण ये तो भूमि के लिए थे, तुंगभद्रा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा तो भूमि और उपजाऊ भूमि के लिए थे, लेकिन कोंकण का विवाद घोड़े के आगमन को लेकर था। जो पश्चिम से घोड़े लाए जाते थे, वो वहाँ उसका सबसे बड़ा पोर्ट यहीं पर था, भटकल पोर्ट। इसी के लिए ये दोनों लड़ रहे थे। सल्तनत के शासकों बहमनी शासकों ने उत्तर से आने वाले घोड़ों को रोक दिया दक्षिण में बहमनियों के पास जाने के लिए। इसीलिए बहमनी अब चाहते थे कि कोंकण के तट के माध्यम से जो पश्चिम एशिया से घोड़े आते हैं, कम से कम वो उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन बैरियर यहाँ पर भी था, और बहमनियों ने भी इस क्षेत्र को, गोवा के पोर्ट को पाने के लिए अपना जी जान लगा दिया, जिसके कारण दोनों के बीच में जितने समय तक ये दोनों अस्तित्व में बने रहे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी अपने आपस में संघर्ष से जूझते रहे। इनमें संघर्ष की वास्तविक शुरुआत देवराय प्रथम के समय हुई थी, जिन्होंने 1406 से 1422 तक शासन किया था। देवराय वारंगल और बहमनियों ने अपना संधि करके देवराय के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, क्योंकि तुंगभद्रा पर उन्होंने बहमनी और वारंगल ने क्षेत्र बांटने का संधि किया था, जिसके कारण बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में युद्ध होना लाजमी हो गया था। बहमनी के समकालीन शासक थे फिरोज शाह बहमनी। 1371 से 1422 तक थे। फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम को 1408 में बुरी तरह से पराजित किया। फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम को पराजित किया, और कंपनसेशन के तौर पर
उनकी बेटी देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया और दहेज में बनकापुर का क्षेत्र ले लिया। पुत्री से विवाह करके दहेज में बनकापुर का भी क्षेत्र ले लिया देवराय प्रथम से। लेकिन देवराय प्रथम जो थे शांत रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपना कूटनीतिक चाल चलते हुए रेड्डी किंगडम से संधि कर लिया और रेड्डी किंगडम को क्षेत्र भूमि देने के साथ संधि करते हुए उन्होंने बहमनियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और बहमनियों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए इन्होंने वारंगल के साथ भी संधि कर लिया एंड जिसके कारण रेड्डी किंगडम और वारंगल के साथ जैसे ही संधि किया दक्षिणी क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगड़ गया और फिरोज शाह ने आक्रमण किया। देवराय प्रथम ने उन्हें 1420 में पराजित कर दिया और बुरी तरह से पराजित किया। अब इनके बाद शासक आए, देवराय प्रथम के बाद शासक आए देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो कि सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, 1425 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और संगम वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से ये देवराय द्वितीय को माना जाता है। इन्हीं के समकाल में नुनीज नामक फेरनोव नुनीज भी इनके शासनकाल में आया था और उसने बताया कि श्रीलंका, पेरू, मलाया के शासक भी देवराय द्वितीय को ट्रिब्यूट देते थे, अर्थात कर देते थे। अर्थात भारत का क्षेत्र जो था सिर्फ भारतीय भूमि तक ही नहीं बल्कि पूरे विशाल हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी विस्तारित हो चुका था। लेकिन इन्होंने एक बहादुरी और शातिरी चाल दिखाते हुए इन्होंने तुर्की तीरंदाजों को भी अपने सेना में शामिल किया था। इसी के कारण ये इतना प्रसिद्ध होते जा रहे थे। तुर्की तीरंदाज जो कि भारतीय तीरंदाजों की तुलना में ज़्यादा सटीक निशाना लगा सकते थे, इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में तुर्की तीरंदाजों को अपने सेना में शामिल किया और अपनी से भारतीय सेना को भी ट्रेन करवाने लगे। इन तुर्की तीरंदाजों की सहायता से इन तुर्कियों से लड़ने के लिए तुर्की दासों को ही रख लिया, तुर्की जो कि बहमनी थे। अब इनके बाद सबसे प्रसिद्ध शासकों में से आए कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए हैं। ये तुलुव वंश से संबंधित थे, जो कि 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के साथ ही विजयनगर साम्राज्य को विस्तारित करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने इसको चरम विस्तार तक पहुंचाया, क्योंकि जो क्षेत्र प्रारंभिक समय से ही विवादित था उसे विस्तारित करवाया। और हम्पी में भी इन्होंने कई सारे विशाल भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया और हम्पी की जो भव्यता और व्यापकता वर्तमान में दिखती है उसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता कृष्णदेवराय ही हैं। इन्होंने मिलिट्री जनरल के रूप में भी स्वयं काम किया था और सैनिकों का व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखते थे। कृष्णदेवराय अपने सैनिकों का व्यक्तिगत तौर पर प्रमुख रूप से ध्यान रखते थे और उनके घोड़ों की रक्षा करते थे। कृष्णदेवराय जो कि तुंगभद्रा दोआब, जो कि लंबे समय से तुंगभद्रा दोआब को लेकर विवाद चल रहा था, इन्होंने तुंगभद्रा दोआब को जीत लिया था। तुंगभद्रा दोआब जो कि और उन्होंने बहमनियों के संयुक्त सेना को पराजित किया था। बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित करके इन्होंने बीजापुर के सुल्तानों को पराजित करके इन्होंने बीजापुर से भी क्षेत्र लिए थे और इसके बाद से इन्होंने संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही पोर्चुगीज को शक्ति में जगह दिया। अल्बुकर्क जो कि कृष्णदेवराय का एक अच्छा मित्र बनकर साबित हुआ, इन्होंने इसको भटकल पोर्ट बनाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन भटकल फोर्ट बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इतिहासकार इस विवाद को लेकर कहते हैं कि यह सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पुर्तगालियों का बस जाना भटकल पोर्ट बना लेना एक तरह से भारत की अखंडता पर कालिख लगाने के समान था। लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकार इसे कूटनीतिक विजय के रूप में देखते हैं, क्योंकि बहमनियों पर विजय प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियों से मिले हुए धन का उपयोग करना भी आवश्यक था। इसीलिए कृष्णदेवराय को कुछ इतिहासकार कलंकित करने का प्रयास करते हैं तो कुछ उनके गुणगान करते हैं और हर तरह से बचाव करने का प्रयास करते हैं। कृष्णदेवराय के विशालता के लोकप्रियता के कई कारण थे, जिसमें से सबसे लोकप्रियता का प्रमुख कारण था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अर्थात इन्होंने विशाल मात्रा में भवन और अवसंरचनाओं का निर्माण करवाया, जिसमें से सबसे प्रमुख था हम्पी का तालाबीय क्षेत्र, जहां पर काफ़ी बेहतर नक्काशी की गई थी। इसके संबंध में डोमिंगो बेस भी आए थे और उन्होंने हम्पी को
ग्रेटेस्ट विश्व का सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चरल क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में विशाल गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय के शासनकाल की सबसे प्रसिद्धियों में से एक था। विशाल गोपुरम, जो कि मंदिर के दरवाजे पर विशाल गोपुरम बनवाया जाता था, वह सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर आज भी इसकी ग्लोरी देखने को मिलती है। जनरल कृष्णदेवराय ने किया था। उसके बाद से विरूपाक्ष टेम्पल का पिलर्ड हॉल, जो कि खंभा हॉल जो है, विशाल हॉल जो है, वह भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही निर्मित किया गया था।